डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया था कि विद इन स्टेट ट्रांजैक्शन होता है तो जीएसटी कैसे वर्क करता है, और इंटर स्टेट एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में माल का क्रय विक्रय होता है तो जीएसटी किस तरह से आप लगाते हैं, क्या उसका प्रोसीजर होता है। आज मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा कि एक राज्य के भीतर माल का क्रय विक्रय होता है तो जीएसटी की कैलकुलेशन आप किस तरह से करते हैं और उसका जो इंटरप्रिटेशन है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, देखिएगा आप लोग। जैसलमेर राजस्थान के ए ने नागौर के बी को 60,000 रुपये के माल की आपूर्ति की। दोनों ही राजस्थान के व्यापारी हैं, जैसलमेर और नागौर के। कर की दर 28% है। ए दोहरा माल व सेवा कर वसूल करेगा, इन जो विक्रेता है, अर्थात जो केंद्र का जीएसटी है और राज्य का जीएसटी है, दोनों की 14% रेट होगी, क्योंकि आप जानते हैं इक्वल रेट्स होती हैं। नागौर के जो बी ने माल खरीदा, उसने सीकर के राजस्थान में ही सी को माल का विक्रय कर दिया और इसमें क्रय लागत में 25% की वृद्धि करके माल सप्लाई कर दिया। कर की दर वही है, मीन्स 28% है, 14% CGST और 14% SGST। सीकर का जो सी था उसने माल झुंझुनू के एक कंज्यूमर डी को अपने खर्चे और लाभ के लिए जो लागत मूल्य था उसमें 20% की वृद्धि करके बेच दिया। तो मतलब ये सारा क्रय विक्रय राजस्थान राज्य के भीतर हो रहा है और आपसे कहते हैं कि अब आप जो है बताइएगा, ए ने जो बी को माल बेचा तो ए बी से वसूल किए गए मूल्य, कितना मूल्य वसूल करेगा ये बताइए। ए जो टैक्स पे करेगा विभिन्न सरकारों को जीएसटी के तहत, उसकी अमाउंट बताइए। बी ने सी को माल बेचा था तो बी सी से कितना माल वो रुपया वसूल करेगा, प्राइस चार्ज करेगा, वो बताइए। और बी फिर विभिन्न राज्य सरकार या केंद्र सरकार को कितना पैसा जमा करेगा। सी ने माल डी को बेचा है तो कितने मूल्य पर बेचा, कितना पैसा उससे डी से वसूल करेगा। और चूंकि डी सी विक्रेता है तो सी सरकारों को कितना पैसा जीएसटी के रूप में जमा करेगा। साथ ही आपको ये भी बताना है कि केंद्र और राज्य सरकार ने जीएसटी के इस ट्रांजैक्शन के तहत कुल कितनी रेवेन्यू अर्न की है, कुल कितना राजस्व प्राप्त किया है। तो देखिएगा सॉल्यूशन में सबसे पहले जो माल जैसलमेर के ए ने नागौर के बी को बेचा था उसकी बात मैं कर रहा हूं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज्ड बाय ए फ्रॉम बी। ए ने बी को माल बेचा तो वो उससे बी से कितना पैसा वसूल करेगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज 60,000, 60,000। 14% CGST चार्ज को करेगा और 14% ही SGST। 8,400 CGST का बी से लेगा और 8,400 ही SGST का, स्टेट जीएसटी का। और टोटल जो अमाउंट चार्ज करेगा बी से वो चार्ज करेगा 76,800 रुपये। अब ए ने, चूंकि ए माल के क्रय विक्रय की सीरीज में प्रथम आपूर्ति करता है, पहले नंबर का व्यापारी है, और आप जानते हैं पहले नंबर का जो व्यापारी होता है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती है। वो जो भी टैक्स सेल पर वसूल करेगा
वो सारा का सारा पैसा सरकार को जमा करना पड़ेगा। CGST का है तो केंद्र सरकार के संबंधित खाते में, और SGST का है तो संबंधित राज्य सरकार के खाते में जमा करना पड़ेगा। तो ए को क्या करना है, इनपुट क्रेडिट तो मिलेगी नहीं इसको। 8,400 जो इसने बी से लिया वो केंद्र सरकार के जमा कर देगा और 8,400 ही राज्य सरकार के खाते में जमा कर देगा। तो एक का काम तो खत्म हो गया। यहाँ ए ने बी से टैक्स लिया, वो केंद्र और राज्य सरकारों के खातों में जमा कर दिया। अब बी ने इस माल को बेच दिया है सीकर के सी को, और अपने लाभ और खर्चे के लिए क्रय लागत में 25% वृद्धि कर दी। 60,000 का माल खरीदा था, बाकी इसने GST पे किया था, CGST SGST। माल था 60,000 का, अब इसने 25% उस पर अपने लाभ और खर्चों के लिए जोड़ना है। तो जो बी पैसा वसूल करेगा सी से, वो 60,000 का माल था, 25% वैल्यू ऐड कर दी, मीन्स 125% हो गया, 75,000 रुपये में उसको बेचेगा बी सी को। अब 75,000 में जब बेचेगा, टैक्स की दर वही है 28%, मीन्स 14% CGST, 14% SGST। तो 10,500 CGST का और 10,500 ही SGST का चार्ज करेगा, और बी सी से टोटल पैसा वसूल करेगा 96,000। 75,000 का माल दिया उसको, और 10,500 प्लस 10,500 मीन्स 21,000 टैक्स का वसूल किया। बीकिन ने जो टैक्स वसूल किया है 10,500 CGST और 10,500 SGST में, अब बी को कितना पैसा पे करना है केंद्र सरकार को, क्योंकि आप जानते हैं GST में आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में इनपुट टैक्स लायबिलिटी को हम इनपुट टैक्स क्रेडिट को घटा देते हैं। मीन्स जो टैक्स आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं वो उसमें से कम हो जाएगा। अब देखिए, बी को CGST का पैसा पे करना है कितना, 10,500, और जब इसने माल खरीदा था ए से तो इसने पे किया था कितना, 8,400 CGST का। तो 8,400 तो CGST का ये ऑलरेडी पे कर चुका है। 10,500 जमा करना था, 8,400 जमा कर चुका है, मीन्स इसको CGST का पेमेंट कितना करना है, 2,100 रुपये। इसी तरह से बी से इसने पैसा लिया था 10,500 SGST का, लेकिन बी ने जब माल खरीदा था तो SGST का 8,400 इसने पे किया था। तो 10,500 पे करना है, 8,400 ऑलरेडी पे कर चुका है। तो इस तरह से बी को SGST का पैसा पे करना है 2,100। इट मीन्स GST लायबिलिटी के तहत बी को जो पेमेंट करना है 2,100 रुपये तो CGST में जमा कराएगा केंद्र सरकार के खाते में, और 2,100 रुपये राज्य सरकार के खाते में जमा कराएगा SGST के तहत। अब ये जो सी था, इसने माल को बेच दिया झुंझुनू के कस्टमर डी को। और कैसे बेचा, लागत में 20% की वृद्धि करके। लागत जब इसने खरीदा था सी ने 75,000 में, और 20% ये वृद्धि करेगा तो 75,000 का इसका मतलब 120% हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया 90,000। डी को जब बेचेगा ये तो वही 14% CGST, 14% SGST का लेगा डी से। टोटल कितना लेगा, 12,600 CGST का और 12,600 ही SGST का। सी जब माल बेचेगा डी को तो उससे कुल रुपया लेगा, टोटल प्राइस चार्ज करेगा 1,15,000
200 रुपये। ठीक है, अब सी ने डी से टैक्स वसूल कर लिया। अब सी को टैक्स जमा करना है केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास, तो जीएसटी पेएबल बाई सी। सी की आउटपुट, सी जीएसटी के तहत लायबिलिटी कितनी बनती है? लायबिलिटी तो वही होती है जो आपने माल बेचा और अगली पार्टी से जो पैसा वसूल किया वो केंद्र सरकार के यहाँ जमा करने की लायबिलिटी है आपकी। तो सी ने डी को माल बेचा और डी से वसूल किया 12,600 रुपये CGST के तहत, तो CGST के तहत लायबिलिटी हो गई उसकी 12,600। लेकिन जब सी ने माल खरीदा था, सी ने माल खरीदा था किससे? सी ने माल खरीदा था बी से, और बी से जब माल खरीदा था तो सी ने 10,500 पे किया था CGST का और 10,500 पे किया था SGST का। तो अब सी ने जब माल डी को बेच दिया तो इसको टोटल अमाउंट पे करनी है 12,600 CGST में, लेकिन 10,500 तो ये CGST में माल खरीदते समय ऑलरेडी पे कर चुका है। बी से जब खरीदा था तो इनपुट क्रेडिट 10,500 की इसको मिल जाएगी। इसको CGST में केंद्र सरकार के यहाँ जमा करना है टोटल 2,100 रुपये। इसी तरह से SGST में इसकी लायबिलिटी है 12,600 की। माल खरीदते समय ये 10,500 रुपये पे कर चुका है, तो स्टेट GST के तहत राजस्थान सरकार को इसको पे करना है 2,100 रुपये और केंद्र सरकार को पे करना है 2,100 रुपये। अब टोटल अगर रेवेन्यू आप देखें कि ये जो इतने ट्रांजैक्शन हुए, इससे केंद्र और राज्य सरकारों को कितनी इनकम हुई है या रेवेन्यू अर्न हुआ है, तो देखिएगा। सबसे पहले माल किसने बेचा था? ए ने बी को बेचा था और बी से टैक्स लिया था उसने 8,400 CGST का और 8,400 ही SGST का। चूंकि ए पहले नंबर का विक्रेता था, ए को इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगी, इसलिए ए ने बी से जो टैक्स वसूल किया है वो केंद्र और राज्य सरकारों के संबंधित खाते में उसको जमा करना पड़ेगा। तो ए ने क्या किया होगा? CGST का 8,400 केंद्र को दे दिया होगा खाते में और 8,400 राज्य सरकार को पे कर दिया। तो ए ने बी को जो माल बेचा उस पे 8,400 केंद्र की इनकम और 8,400 राज्य की इनकम। बी ने जब सी को माल बेचा तो वहां पर टोटल जो टैक्स बना था वो 10,500 CGST का था और 10,500 ही SGST का था, लेकिन 8,400 रुपये दोनों में ऑलरेडी पे किए जा चुके थे। तो जो अमाउंट पे की थी बी ने 2,100 रुपये तो केंद्र सरकार के CGST में जमा कराया और 2,100 रुपये ही राजस्थान सरकार के SGST अकाउंट में जमा किया। तो बी ने सी को जब माल बेचा तो केंद्र की इनकम 2,100 रुपये और राज्य की इनकम भी 2,100 रुपये। जब सी ने माल डी को बेचा तो 12,600 टैक्स बना था केंद्र का और 12,600 बना था राज्य का। लेकिन सी ने जब माल खरीदा था बी से तो उस समय वो 10,500 CGST का और 10,500 ही SGST का पे कर चुका था। तो 12,600 में से 10,500 तो उसने अपने लिए एडजस्ट कर लिए, 2,100 रुपये केंद्र को दे दिए और 2,100 रुपये राज्य को दे दिए। तो सी से जब डी को माल बेचा गया तो सी ने जो टैक्स जमा किया 2,100 रुपये तो केंद्र के खाते में और 2,100 रुपये ही राज्य के खाते में। तो इस तरह से टोटल जो रेवेन्यू केंद्र की हुई 12,600 रुपये और राज्य की इनकम भी 12,600 रुपये, क्योंकि जो टैक्स लगता है वो आधा केंद्र के पास जाता है, आधा राज्य के पास जाता है। तो इस तरह से
विद इन स्टेट ये ट्रांजैक्शन था इस क्वेश्चन में। तो जो भी टैक्स आपने चार्ज किया वो CGST के रूप में चार्ज किया था या SGST के रूप में, वो केंद्र और राज्य के पास उनके आनुपातिक रूप में पहुंच गया। तो ये जो क्वेश्चन आज मैंने लिया था, पिछले एग्जाम्पल में भी मैंने इसी चीज़ को क्लैरिफाई करने की कोशिश की थी कि विद इन स्टेट जब आप माल का क्रय विक्रय करते हैं तो GST किस तरह से काम करता है, किस तरह से कैलकुलेशन की जाती है, उसको एक्सप्लेन कर रहा था। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आप लोगों से इसी का ही सेकेंड पार्ट जो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होंगे उस पर किस तरह से टैक्स की कंप्यूटेशन की जाएगी, एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। एक क्वेश्चन फिर लेकर के फिर आपके सामने आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।